आइए माय डियर हम लोग यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला के साथ जुड़ते हैं और फिर ये पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पहला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखना है और फिर अपना जवाब लगाना है। बिहार किस सम्राट के शासनकाल में मध्यकालीन बिहार का स्वर्ण युग था? तो यहाँ पर जो दिया गया है विकल्प आपके जो सामने है वो विकल्प आपसे यहाँ पर कहीं न गए हैं। यहाँ राजा राजनारायण के काल में था या फिर शेषा सूरी के शासनकाल में था, हातिम खान के शासनकाल में था, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसमें सब लोग को अपना ध्यान से जवाब लगाना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मध्यकालीन जब इतिहास को हम देखते हैं तो उस दौरान शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था, शेरशाह सूरी कहीं न कहीं ये मध्यकालीन बिहार का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। मध्यकालीन बिहार का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौरान बिहार को मध्यकाल में सत्ता के केंद्र में स्थापित करने का काम किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। तो इस कारण से कहीं न कहीं यहाँ विकल्प हमारा क्या सही हो जाएगा? शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी की जब डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो उनका जो मकबरा है, उसकी स्थापना भी कहाँ पर की गई है? सासाराम में की। सासाराम कहाँ पर है? ये कैमूर जिले बिहार के कैमूर जिले में ये सासाराम है, वहीं शेरशाह सूरी का मकबरा है और इस प्रकार से शेरशाह सूरी कहीं न कहीं फिर जो इतिहास का बिहार का स्वर्णिम युग था, जब आप चंद्रगुप्ता पीरियड देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बिहार कहीं न कहीं हमारा क्या था? बिहार का स्वर्ण युग था, बिहार सत्ता के केंद्र में बना हुआ था। और जब बिहार यहाँ पर सत्ता के केंद्र में बना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और फिर ये अशोक पीरियड तक रहा, तब हम लोग विश्व के मानचित्र में अगर हम लोग ऐसे देखें तो विश्व के मानचित्र को जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो ईरान तक कहीं न कहीं भारत की सीमाएं क्या थी? विस्तारित थी। दक्षिण भारत का यही इलाका छोड़ दीजिए तो लगभग इस बृहत्तर भाग पर कहीं न कहीं का शासन था, मौर्य वंश का शासन था। और उस मौर्य वंश की जो राजधानी थी, वो कहीं न कहीं हमारे कहाँ पर थी? बिहार में थी। तो ये फिर कालांतर में समय आता गया और फिर मौर्य वंश का पतन हो गया और फिर बिहार की जो राजधानी, जो भारत के सत्ता के अलग-अलग केंद्र बने, बाद में पुनः आप देखते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में, तो चंद्रगुप्त शेरशाह सूरी ने पुनः बिहार को सत्ता के केंद्र में चित्रांकित करने का प्रयास किया था। स्थापित करने का प्रयास किया था, तो यहाँ पर हमारा बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। बी विकल्प हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट विकल्प के तौर पर आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर राडार का उपयोग किया जाता है, जो हमारा राडार टेक्नोलॉजी काम करती है, उसका उपयोग किया जाता है। हमारे राडार का जो उपयोग किया जाता है, वो किस रूप में किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा वस्तु का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने के लिए या फिर हमारा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का ज्ञान करने के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं और फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में 5 विकल्प देने की प्रथा है, जिससे आप कन्फ्यूज़्ड हों, आप संशय में जाएँ और संशय ही विनाश का कारण होता है। ऐसा यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो हमारा जो राइट विकल्प हो जाएगा, डबल टिक यहाँ रेडियो तरंगों द्वारा हम वस्तुओं की स्थिति का ज्ञान करते हैं। रेडियो तरंगें जो हमारी होती हैं, सोनार किरणें होती हैं, ये कहीं न कहीं जाकर के वस्तु से टकराती हैं और प्रत्यावर्तित होकर के फिर आती हैं, फिर आपके राडार सिस्टम में सूचना देती हैं कोई वस्तु वहाँ पर है, कोई अवांछनीय चीज़ जिसे या कोई वस्तु वहाँ पर है, उसकी सूचना हमें कहीं न कहीं संज्ञानात्मक रूप से का काम करते हैं राडार। किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है कि पृथ्वी से उसकी दूरी को दर्शाता है, उसके तापमान को दर्शाता है और या कृत्रिम जो उसकी ज्योति को दर्शाता है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न को सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर अपना जवाब देना है। किसी तारे का जो रंग होता है, किसी तारे का जो कलर होता है माय डियर, वो कहीं न कहीं उसकी
दूरी को दर्शाता है, या फिर इसका तापमान दर्शाता है, तो उसका क्या दर्शाता है? तापमान दर्शाता है। अधिक तापमान वाले जो हमारे तारे होते हैं, कैसे? अधिक तापमान वाले जो हमारे तारे होते हैं, अधिक तापमान वाले जो हमारे तारे होते हैं, उनका कलर कैसा होता है? या तो सफेद होगा, या फिर कैसा होता है? नीला होता है। और जो कम तापमान वाले तारे होते हैं, कम तापमान वाले जो हमारे तारे होते हैं, उनका कलर कैसा होता है? नारंगी होता है, या फिर कहीं न कहीं क्या होता है? लाल हो। तो इस कारण से हम किसी तारे के कलर को कैसे डिसाइड करते हैं? उसके तापमान के आधार पर, उसके तापमान से उस तारे के स्वरूप को देखकर, उसका रंग देखकर, उसके तापमान की डेंसिटी या उसके घनत्व का पता हम आसानी से क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं माय डियर। तो ऐसी बात सभी को ध्यान में रखना है, नॉट एनी कंफ्यूजन। अब हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न की दिशा में मूव करने का प्रयास। तो 44 नंबर का प्रश्न, एक मिनट। टर्की पर किसके मध्य स्थित है? टर्की किन किन महासागरों के मध्य स्थित है? काला सागर, कैस्पियन सागर, या फिर हमारा कहीं ना कहीं काला सागर या भूमध्य सागर, या फिर हमारा स्वेज की खाड़ी या भूमध्य सागर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त से कोई। तो हमारा टर्की किसके मध्य स्थित है? तो जो टर्की है, इसे यूरोप का बीमारू राष्ट्र कहते हैं, या यूरोप और एशिया को जोड़ने का काम कौन करता है? टर्की। इसे अभी इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तुर्कीये कर दिया गया। ये तुर्कीये तैयब एर्दोगन, तैयब एर्दोगन जिसके क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। और ये तुर्की राष्ट्र हमारा काला सागर और भूमध्य महासागर के मध्य स्थित है। अपना कौन? तुर्की राष्ट्र। और फिर ऑटोमन साम्राज्य जो था, ऑटोमन साम्राज्य, यहीं पर कहीं न कहीं तुर्की में स्थित था। तो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान तुर्की कहीं न कहीं बहुत मजबूत स्थिति में था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वर्निल किस नदी के किनारे स्थित है? वर्निल राइन नदी के किनारे स्थित है, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो अपना जो वर्निल है, ये वर्निल जो अपना है, ये अपना कहीं ना कहीं राइन नदी के तट पर है। ये विकल्प अपना क्या हो गया? गलत। और यहाँ लंदन जो है अपना टेम्स नदी के किनारे, हडसन कहीं ना कहीं अपना न्यूयॉर्क नदी है। ये दोनों विकल्प अपने सही। टेम्स नदी को गंदी हो गई थी, यहाँ पर बीओडी की मात्रा कम हो गई, बीओडी की मात्रा कम हो गई थी, बॉइल्ड ऑक्सीजन। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई। इसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। अब कहीं ना कहीं को स्वच्छ बना दिया गया है। उसी के तर्ज पर 1985 के दौरान ही, कब? 1985 के दौरान ही ये कार्य संपन्न था। और इसी से प्रेरणा लेकर के गंगा स्वच्छता अभियान को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम, गंगा एक्शन प्लान शुरू करने का काम राजीव गांधी जी ने
किया था, जो परिणामतः कहीं न कहीं क्या रहा, सिफर रहा, जी का परिणाम क्या रहा, 0 रहा। हम उस कहीं न कहीं लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे। निम्नलिखित में से कौन सी रैंगून झील नहीं है? इसमें से हमारी कौन सी झील ऐसी है जो हमारी रैंगून झील? अष्टमुदी झील जो अपनी है ये भी रैंगून, चिल्का झील भी अपनी रैंगून झील है। लेकिन जो अपनी यहाँ पर पेरियार झील दी, पेरियार झील पेरियार नदी पर स्थित, पेरियार एक नदी है। ये नदी कहाँ पर है? तो ये नदी केरल में है। और इसी नदी के किनारे एक झील है जिसे हम क्या कहते हैं? पेरियार झील। इसे हम क्या कहते हैं? पेरियार झील कहते हैं। यह लैंगून झील नहीं है, जबकि अपनी अष्टमुदी झील ऐसी झील जिसका मुहाना समुद्र की तरफ लटका होता है, या समुद्र का जल जिसमें एक तरफ से आता जाता रहता है, उसे हम लैंगून झील कहते हैं। अपनी अष्टमुदी झील, अष्टकोणीय झील जो है केरल में, और फिर अपनी चिल्का झील जो है उड़ीसा में, ये दोनों की दोनों झीलें कैसी झीलें हैं? ये दोनों की दोनों लैंगून झीलें हैं। तो यहाँ आपका राइट विकल्प क्या हो जाएगा? सी इज राइट विकल्प हो जाएगा माय डियर। अलमाटी बांध या अलमट्ट बांध किस नदी पर स्थित है? इस बांध का एक अन्य नाम भी है। वो अन्य नाम किस रूप में है? इस बांध का जो अन्य नाम है माय डियर, वो क्या है? इस बांध का अन्य नाम जो हम लोग देखते हैं, ये कृष्णा नदी पर है। सबसे पहले तो जानिए, इस बांध का दूसरा नाम कहीं ना कहीं जब हम लोग देखते हैं तो अलमाटी बांध का दूसरा नाम लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री बांध है। लाल बहादुर शास्त्री जी को हम लोग क्या कहते हैं? गुदड़ी के लाल कहते हैं। ये 1965 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे, भारत के पीएम रहे, और फिर भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत को विजय दिलाने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और ये अलमाटी बांध अपना जो बन करके तैयार हुआ सन 2001 में, पूरी तरीके से ये बन करके परिचालनीय हमें आ गया। और इसका प्रमुख कार्य जो है वो क्या करना है? विद्युत उत्पादन करना है माय डियर, विद्युत उत्पादन करना है। तो इस प्रकार से ये बात सभी को ध्यान में रखनी है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को भारत में कब से लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1979 को, 2 अक्टूबर 1980 को, या 2 अक्टूबर 1981 को, 2 अक्टूबर 1982 को? कब लागू किया गया समन्वित विकास कार्यक्रम? पहले अलग अलग विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। हमारे नीति नितांताओं ने 1978 में ऐसा महसूस किया। कब महसूस किया? 1978 में। हम एक समेकित विकास परियोजना चलाएं, ऐसा उन्होंने 1978 में महसूस किया कि समेकित परियोजनाएं, समेकित परियोजनाएं परियोजनाएं संचालित की, संचालित की जाएं, जिससे बहु आयामी विकास हो सके, बहुआयामी विकास हो सके, जिससे बहुआयामी विकास हो सके, ऐसा प्रयास किया गया। और फिर 2 अक्टूबर 1978 में बना, 2 अक्टूबर 1980 को, अक्टूबर 1980 को इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। हमारा विकल्प कौन सही हो जाएगा? डबल टिक बी के संदर्भ में होगा। तो डबल टिक हमारा किसके संदर्भ में होगा? बी के संदर्भ में। तो यहां पर हमारा बी इज राइट आंसर हो जाएगा माय डियर। ताती पाका तेल शोधनशाला कहां पर अवस्थित? असम राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आपका जो ताती पाका
तेल शोधनशाला है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। ये आंध्र प्रदेश राज्य में, यहाँ डबल टिक, आंध्र प्रदेश राज्य में ये आपका तेल शोधन कारखाना है। रिहंद किसकी सहायक नदी है? अपनी जो रिहंद नदी है ये महानदी की सहायक नदी है, स्वर्णरेखा, सोन नदी, महानदी, या ये अपनी जो रिहंद नदी है ये अपनी सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी ये गंगा जी है और इस प्रकार से सोन नदी इसमें जाती है और यहां से एक नदी आकर के इसमें मिलती है जिसे हम लोग रिहंद नदी कहते हैं और इसी रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है, गोविंद बल्लभ पंत बांध बनाया गया है। और इस प्रकार से अपना हम लोग देखते हैं ये सोन की सहायक नदी है। डबल टिक किसके संदर्भ में होगा? सी के संदर्भ में होगा। इसकी सहायक नदी है सोन की और सोन अपना जल किसमें मिलाती है? गंगा जी में। सोन नदी का जन्म होता है मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से, मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से, और इस प्रकार से सोन नदी यहाँ पर जाती है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सोन नदी सहायक, सहायक नदी कौन है? इस पर रिहंद बांध बनाया गया है जो जल विद्युत परियोजना है। सुखना झील का निर्माण 1958 में हुआ था। यह किस स्थान पर स्थित? एकमात्र झील है उस राज्य में। वो राज्य अपना कौन सा है? तो वो अपना केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप लोग अनुमान लगा करके बताएं मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये यहाँ पर आपकी चंडीगढ़, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर, अपनी चंडीगढ़ में एक झील है जिसे हम लोग सुखना झील कहते हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी कहां पर अवस्थित है? चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में सिंचाई की जाती है? इंदिरा गांधी नहर से किस राज्य में सिंचाई की जाती है? यहां पर हमें इसका जवाब देना है कि इंदिरा गांधी नहर से पंजाब राज्य भी लाभान्वित होता है, राजस्थान में तो होता ही है, हरियाणा। यहां पर उपयुक्त में से एक से अधिक वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक, मध्य प्रदेश के अलावा लगभग इंदिरा गांधी नहर से सभी राज्य लाभान्वित होते हैं और ये हरिके बैराज से निकाला गया है, हरिके बैराज से निकाला गया है। सतलज और ब्यास नदियां जहां पर मिलती हैं आकर के, सतलज और इधर से ब्यास आकर के मिली, यहीं पर हरिके बैराज बना और यहीं से एक नहर निकाली गई है जिसे हम लोग इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। 650 किलोमीटर लंबी यह भारत की सबसे बड़ी नहर है। इसे पंजाब से लेकर के, हरियाणा से लेकर के और राजस्थान, ये तीनों राज्य कहीं न कहीं लाभान्वित होते। तो इस प्रकार से इसका विकल्प कौन हो जाएगा? एक। उच्च आर्द्रता 80%, उच्च तापमान किस फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक? सोयाबीन, मूंगफली, और फिर यहां पर हमारा जूट या मक्का। इसके उत्पादन के लिए उच्च आर्द्रता होनी चाहिए तथा तापमान भी उच्च होना चाहिए। वहां पर किसका उत्पादन होगा? जूट का उत्पादन होता है। ऐसे वो विकल्प सही। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया? गोविंद बल्लभ पंत जो परियोजना है इसका निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया? तो रिहंद परियोजना, हीराकुंड, नागार्जुन, सोन परियोजना, किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? तो ये रिहंद परियोजना के अंतर्गत किया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर का विकास। बैलाडीला नामक लौह अयस्क केंद्र किस राज्य में स्थित? बैलाडीला में सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता है इसका उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में है कि कर्नाटक में है या फिर अपने गोवा में है या तमिलनाडु में है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। छत्तीसगढ़ राज्य में है।
बैलाडीला की जो खान है, यहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट में मिलती है? किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलती है? पालनी की पहाड़ी पर, या फिर अनाईमुदी की पहाड़ी पर, या नीलगिरी की पहाड़ी पर, देवराय की पहाड़ी पर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त है ना? तो ये विकल्प है। यहां पर हमारी नीलगिरी की जो पहाड़ी है, यहीं पर आकर के हमारी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां मिलती। इस प्रकार से एक बना लें कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं और ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, ये आकर के यही नीलगिरी नामक पहाड़ी में। तो इस प्रकार से केरल में, तो इस प्रकार से ये बात सभी को। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान से यू टर्न लेती है? जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे एकमात्र ऐसी नदी है जिसका नाम पुरुष लिंग में है। इस प्रकार से हम लोग एक भारत का चित्र, और यहां पर एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहां से अपनी नदी होती है, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये यूटर्न कहां से लेती है? तो नामचा बरवा से लेती है। नामचा बरवा से यूटर्न लेती है और फिर अपने भारत में प्रवेश करती है। इसका जन्म चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ये नामचा बरवा से भारत में प्रवेश कर 3 राष्ट्रों में प्रवाहित होती है, 2900 किलोमीटर। तो यहां पर कहीं नामचा बरवा दिया गया है? ध्यानपूर्वक देखकर बताएं। अगर यही नामचा बरवा की पहाड़ी का महाखड्ड नहीं होता, तो यह नदी आगे निकल करके कहां पर चली जाती? म्यांमार की तरफ चली, लेकिन वहीं से यू टर्न लेकर के ये भारत की तरफ प्रवेश करती है। नहीं तो भारत का ये पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत, असम का जो उपजाऊ मैदान है, असम के उपजाऊ मैदान से वंचित रह जाता। असम के उपजाऊ मैदान से अपना भारत वंचित रह जाता। लेकिन यही महाखड्ड जो था, रास्ते में पड़ा, और इसी से हमारी नदी ने यू टर्न लिया और फिर ये भारत में प्रवेश कर। तो ये बात सभी को ध्यान में रखनी है, नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के, तब जाकर के हम समझ। ओके। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में? अपना जो जवाई बांध है गुजरात राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर हमारे 5 विकल्प दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें, गुजरात राज्य में स्थित है, राजस्थान। हमारा जो जवाई नदी है ये राजस्थान राज्य में, लूनी की सहायक नदी, इसी पर एक बांध बनाया गया है, जवाई बांध। ये कहां पर है? तो राजस्थान में है भाई। जवाई नदी है जो लूनी, लूनी एक अंतःवाही नदी है। कश्मीर घाटी शेष भारत से सड़क मार्ग द्वारा किस दर्रे के माध्यम से जुड़ती है? पीर पांचाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, या फिर अपना काराकोरम दर्रा, या फिर जोशीला दर्रा। अपनी जो जम्मू कश्मीर घाटी है, शेष भारत से जो जुड़ने का प्रयास करती है, शेष भारत से जो जुड़ती है, किस दर्रे से होकर के जुड़ती है? तो यहां पर एक दर्रा है जो जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ता है, ये दर्रा है। इस दर्रे को हम बनिहाल दर्रा कहते हैं। और इस दर्रे में एक सुरंग है जिसे हम लोग जवाहर सुरंग कहते हैं। इसे हम जवाहर सुरंग।
जवाहर सुरंग कहते हैं। और इस जवाहर सुरंग में जाते ही जम्मू से आप कश्मीर में प्रवेश कर जाते हैं। जम्मू से कहां प्रवेश कर जाते हैं? कश्मीर में प्रवेश कर जाते हैं। इधर जम्मू है और इधर अपना क्या है? कश्मीर। कश्मीर घाटी है। क्यों घाटी सहमी सहमी सी है? बारूदों की गर्दिश आवाजों से। तो हमारी घाटी कहीं ना कहीं बारूदों की गर्दिश आवाजों से सहम गई है, पीड़ित है, प्रताड़ित है। और इसी जवाहर सुरंग से और ये सब की पीड़ा और प्रताड़ना की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं हमारी पूर्व प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से जाकर के जुड़ी। उनकी कमजोर नीतियों की वजह से ये कहीं ना कहीं मशहूर बना हुआ है। अगर कहीं यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कार्रवाई करने का पूरा मुक्त हस्त से अवसर मिल जाता तो आज कश्मीर की समस्या कहीं ना कहीं मजबूत लीडर के तौर पर वो समाधान कर चुके। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। ये अपनी जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग से जम्मू को कश्मीर का क्या मिलता है? अवसर मिलता है। ये बात सभी को ध्यान में रखनी है, नॉट एनी कंफ्यूजन। अब हम लोग यहाँ पर देखें, अरावली पहाड़ी के विषय में जानेंगे। अरावली पर्वत सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर स्थित है। उत्तरी भाग में, मध्य भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में और फिर यहाँ पर इस प्रकार से जो आपका विकल्प दिया। तो अपनी जो पर्वत चोटी है अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई हम लोग देखें तो 1722 मीटर है। और ये गुरु शिखर जो अरावली की सर्वोच्च चोटी है ये सीकर जिले में स्थित है। जिला कौन सा है? सीकर जिला। सिरोही जिला, ये सीकर नहीं, सिरोही जिला। इसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे। सिरोही जिले में और इस 1722 मीटर ऊंची ये कहीं न कहीं कहां पर है? दक्षिणी भाग में। इस प्रकार से हम अरावली बनाएं तो अरावली की यहीं पर है, सबसे दक्षिणी भाग में एक जिला है सिरोही। और लगभग 80% भाग मानिए अरावली का विस्तार राजस्थान राज्य में है। बाकी जो भाग बचता है वो आपके गुजरात में, हरियाणा में और दिल्ली तक विस्तारित है। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो इस कारण से अरावली दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, पुरातन पर्वत है। और सबसे नवीन पर्वत जब हम लोग देखते हैं, सबसे नवीन बलित पर्वत अपना कौन है? हिमालय। पर्वतराज हिमालय अपना सबसे नवीन बलित पर्वत है। ऐसा करके ये बात सभी को ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? इसमें से कौन सी नदी है जो अपनी नदियां हैं संपूर्ण भारत की वो या तो आपके अरब सागर में गिरेंगी या फिर आपके बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी? यहां पर हम लोग देखते हैं अपनी जो नदी है यहां पर गंगा नदी, इससे एक नदी निकली हुगली नदी, यहां से दामोदर नदी नागपुर के पठारों से निकलती है, छोटा नागपुर, और इसी हुगली में मिल जाती है। ये डायरेक्ट अपना जल कहीं ना कहीं यहां पर नहीं गिराती है। हुगली की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी अपना तुरंत जल ला करके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। बाकी सभी नदियां आपकी स्वर्णरेखा नदी देखिए कैसे बंगाल की खाड़ी में, महानदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में, बैगई ताम्रपर्णी भी, ये सब अपना जल बंगाल की खाड़ी, यहां से लेकर के यहाँ का पूरा एरिया हम क्या कहते हैं? इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में ये सभी नदियां गिरती हैं। लेकिन दामोदर नदी डायरेक्ट अपना जल ला करके जाता तो है बंगाल की खाड़ी में उसका जल, लेकिन सीधा उसका जल बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता। ये बात सभी प्रिय विद्यार्थियों ध्यान में रखनी है।
लिथोस्फीयर किससे मिलकर बना होता है? ऊपरी कोर और निम्न कोर से मिलकर के बना होता है। ऊपरी भूपर्पटी निम्न मेंटल से मिलकर के बना होता है। भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल से बन करके बना होता है। जो अपना लिथोस्फीयर है या जो अपना स्थल मंडल है, यहां पर जो अपना लिथोस्फीयर है, इसमें अपनी भूपर्पटी शामिल होती है, या फिर इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, और फिर अपनी ऊपरी मेंटल शामिल होती है। ऊपरी मेंटल शामिल होती है, या फिर इसे हम अपर मेंटल कहते हैं। अपर मेंटल कहते हैं। इन दोनों से मिलकर के अपना लिथोस्फीयर बना होता है। इन दोनों के परस्पर मिलने से ये पूरी की पूरी संरचना अपनी क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर कहलाती है। या फिर स्थल मंडल का। ऐसा हम सभी को ध्यान में रखें। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है। तो अपनी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उसमें सबसे लंबी नदी की यहां पर बात की गई तो अपनी कावेरी है, कृष्णा है ये भी, लेकिन यहां से निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से अपनी गोदावरी नदी, जो 1665 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर लंबी, और कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर लंबी, 805 किलोमीटर लंबी है, और फिर यहां नदी महानदी 900 किलोमीटर लंबी है। तो सबसे लंबी नदी अपनी कौन हो जाएगी प्रायद्वीपीय भारत की? गोदावरी। आइडियल। ऐसा ऐसे में हमारा जो विकल्प राइट होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी। सी इज राइट आंसर हो जाएगा यहां पर माय डियर। ऐसा सभी को ध्यान में रखना है। भारत में कौन सी मिट्टी अपक्षालन की क्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होती है? अपक्षालन की प्रक्रिया से अपनी लैटराइट मिट्टी से प्रभावित। भारत में जूट का पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? 1865 में सबसे पहले भारत के रिसड़ा में, भारत के कहां पर? रिसड़ा कहां पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिमी बंगाल, वहां पर भारत में जूट का कारखाना खोला सबसे पहले 1865। ये बात सभी को ध्यान में। तिब्बत की चुंबी घाटी किस दर्रे के माध्यम से दार्जिलिंग से मिलती है? यहां पर दिया गया है लेपुलेख दर्रा, चिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, इतिला दर्रा, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऐसा पांचवा भी। तो हम लोग यहां पर देखते हैं नाथुला दर्रा से अपनी चुंबी घाटी से दार्जिलिंग को का काम करता है। इस पर एक बार वार्ता हो चुकी है ना। अब आइए हम लोग यहां पर नए प्रश्न की दिशा में मूव करें। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम किस राज्य में है? ये आपके बीपीएससी में प्रश्न पूछ। सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियां आपकी कहां पर है? हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है, या पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, तो कहां पर है? सबसे ज्यादा आप लोग अगर देखें माय डियर, तो आपके पंजाब में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति समाज के लोग। तो ये बात सभी को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग यहाँ एक नए प्रश्न की दिशा में मूव करते हैं। पन विद्युत की श्रेणी में आता है ऊर्जा गैर अक्षय स्रोत है, ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, या हमारा जीवाश्म ईंधन है, या फिर हमारा सौर ऊर्जा है, और फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई। ऊर्जा के गैर परंपरागत गैर अक्षय स्रोत, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी पन विद्युत परियोजना किस में आती है? ऊर्जा के अक्षय स्रोत में आती है।
तो ये हमारा कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत गैर अक्षय में नहीं आती है ना? तो राइट है। गैर अक्षय स्रोत में या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, या इसे हम कहते हैं, इसे हम कहीं न कहीं क्या कर सकते हैं, पुनः-पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बात ध्यान में रखनी है। कोयला निम्नलिखित श्रेणी में किसकी गुणवत्ता सबसे बेहतर होती है? कोयले में कौन सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है? तो अपना लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रेसाइट होता है, तो या पाइराइटाइट होता है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सबसे अच्छा कोयला आप कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें लगभग माने आप कि लगभग 85% से लेकर के 90% तक कार्बन की मात्रा होती है। उसके बाद जो अपना कोयला आता है वो आता है लिग्नाइट, जहां पर आप 75% तक कार्बन की मात्रा प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है अपना लिग्नाइट, जहां 50% से लेकर के लगभग 75% मान लें तक पा सकते हैं कार्बन की मात्रा। एक होता है पाइराइट या पिट कोयला जिसे हम कहते हैं, इसमें 40% तक के कार्बन की मात्रा आपको। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला अपना क्या कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट होता है। उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, फिर हमारा पिट कोयला या पायराडाइट होता है। तो इस प्रकार से ये बात सभी को ध्यान में। जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है? जब हम लोग कोयला जलाते हैं तो हमारा कोयला क्या क्या छोड़ता है? तो हमारा कोयला कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो निश्चित तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन छोड़ता है, ये भी सही। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं छोड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है, मात्र सल्फर नहीं छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ता ही है। तो हमारा सबसे अच्छा विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा? सी। कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त में से एक से अधिक यहां पर ले ले, तो यहां पर उपयुक्त में से एक से अधिक वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसा हमें ध्यान। इसमें से कौन सा गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत है जो कभी नष्ट नहीं होता है? गैर अक्षय कोयला है, ये तो क्षय हो जाएगा। वन है, ये क्षय हो जाता है। पानी है, ये भी कम खत्म हो जाता है। वन्य जीव हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे अगर इनका हम ज्यादा भी दोहन करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उपयुक्त में से कोई भी नहीं पर हमारा यहाँ उपयुक्त। अब यहाँ पर एक 72 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत जो नष्ट हो? बायोमास है, सौर ऊर्जा है, पन बिजली, तापीय ऊर्जा है। यहाँ पर भी उपयुक्त, यहाँ सभी हमारे कहीं केवल एनर्जी, इन्हें हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, बार बार हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर, ये हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इस प्रकार से ये बात सभी को ध्यान में। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि किस मंडल में होती? सभी मौसमी पर घटना आपके समताप मंडल में होती हैं, या आपके क्षोभ मंडल में होती हैं,
या फिर मध्यमंडल में या वायुमंडल, सभी प्रकार की जो मौसमी घटनाएं होती है माय डियर, उसका संबंध आपके है। इसी कारण से इस मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, संवहन मंडल। इसका एक अन्य नाम भी है परिवर्तन मंडल। इसी कारण, क्योंकि यहां प्रतिपल मौसमी दशाएं क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, इसी कारण से संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल। इस मंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ओस, कोहरा, बादल, आंधी, तूफान, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं इसी मंडल से क्या होती हैं। देखिए, बीपीएससी के प्रश्न पूछने का अपना क्या स्वरूप है, क्या तरीका है। तो हमारी पृथ्वी की 5 परतें होती है वायुमंडल की। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो 5 परतें होती हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और युवा। तो ये 5 परतें हमारी मंडल, हमारी पृथ्वी में होती है, हमारी वायुमंडल में होती है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती, तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य और भौगोलिक प्रभाव क्या होता। यदि हिमालय की पर्वत श्रेणियां ना हो तो भारत का स्वरूप कैसा होगा। देश के अधिकांश हिस्से में साइबेरिया की ठंड लहरों का अनुभव किया जाएगा, निश्चित तौर से किया जाएगा। साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं भारत में प्रवेश कर जाएंगी। इंडो गंगेटिक मैदान में ऐसी व्यापक जरूर मिट्टी से रहित होगा। जब अपना हिमालय नहीं होगा तो हिमालय से ही नदियां निकलती हैं और फिर अपना गंगेटिक मैदान बनता है। ये भी कथन सही। मानसून का पैटर्न इस समय जो है उससे अलग होगा। मानसून का जो पैटर्न है वो हिमालय से नहीं प्रभावित होता है माय डियर। हिमालय वर्षा कराने में जरूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उससे ज्यादा इसका संबंध नहीं है। यहां पर एक से आपका एक और दो जिस कथन में होगा, दो और तीन, यहां पर उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही, इसी पर आप क्लिक। क्योंकि यहां पर जो दिया गया है एक और दो कथन आपका सही, लेकिन तीसरा कथन यहां पर नहीं सही। हिमालय से आपके मानसूनी हवाओं पर खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बातें सभी को सिक्किम के गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो सिक्किम से के अक्षांश पर ही अपना राजस्थान स्थित है ना। ए विकल्प आपका सही हो। सिक्किम की राजधानी गंगटोह और फिर इस प्रकार से राजस्थान। मौसम विज्ञान केंद्र वार्षिक तापमान 26 सेल्सियस है, जिसका औसत वार्षिक तापमान 27 सेंटीमीटर और तापमान की वार्षिक 90 सेल्सियस सर्वित के 13। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। अपना जो भारत है उसका प्रायद्वीपीय भारत का लगभग पूरा का पूरा हिस्सा, ये आप जो देख, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपके प्रायद्वीपीय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का है। गोंडवाना लैंड का है। और हम लोग वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से इसको हमको जानकारी मिलती है, जहां गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की बात आती है। भारत के निर्माण में दोनों भूखंड शामिल है, लेकिन लगभग आप जब प्रतिशतता के आधार पर देखेंगे तो गोंडवाना लैंड 80% भाग को कवर करता है और 20% भाग अंगारा लैंड का है उत्तर। अंगारा लैंड। तो इस विषय को सभी को ध्यान में रखना है, नॉट एनी कंफ्यूजन। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है। हिमालय कई फेज में निर्मित हुआ है। शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय, धौलाधर श्रेणी। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुआ है। तो सबसे पहले अपना कौन सा हिमालय का भाग बना, ऐसा हमको ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला अपना ट्रांस हिमालय बना है। हिमालय की काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां बनी सबसे पहले, सबसे पुराना है ये। फिर महान हिमालय बना द्वितीय क्रम में। फिर तृतीय क्रम में आपका ये लघु हिमालय बना और चौथे क्रम में आपकी पीर पंजाल धौराधर आपके लघु हिमालय का हिस्सा है, ये तीसरे क्रम में बना है। और शिवालिक हिमालय तो सबसे नवीन है, जिसे हम निम्न हिमालय भी कहते हैं, ये सबसे नवीन है। सबसे पुराना कौन है? इन विकल्पों में सबसे पुराना बृहद हिमालय या महान हिमालय जिसे हम कहते हैं। अगर ट्रांस हिमालय यहां पर दिया हुआ था, पार हिमालय दिया हुआ, ट्रांस हिमालय विकल्प में दिया होता है या पार हिमालय दिया होता, सबसे पुराना अपना हिमालय कौन हो जाता है? यही पार हिमालय। उसके बाद अपना बृहद हिमालय बना है, ये जो आप देख रहे हैं। फिर लघु हिमालय, फिर ऐसा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा, हिमालय प्रदेश से गुजरने वाली नदियां कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियां? ब्यास, चेनाब, केवल ब्यास और राबी, केवल चेनाब, राबी, सतलज, ब्यास, चेनाब, राबी, सतलज और यमुना, ये तीनों चारों नदियां आपके गुजरती। तो डी विकल्प आपका सही हो, देख लीजिए। ब्यास, राबी, चेनाब, सतलज और फिर अपनी यमुना, ये सब नदियां आपके हिमाचल प्रदेश से होकर के गुजरती। उत्तर से शुरू और दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम, उत्तर से शुरू होकर के दक्षिण की तरफ। तो यहां पर हमारी उत्तर से शुरू होकर के यहां से मानिए ऐसे घाट बना लीजिए, यहां से शुरू होकर के यहां अन्नामलाई की पहाड़ी दक्षिण में है, जाउदी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, नल्लामलाई। तो ये क्रम सी वाला आपका विकल्प सही हो। सबसे पहले नल्ला मल्ला की पहाड़ में, फिर जाउदी की पहाड़, फिर नीलगिरी की पहाड़ियां, फिर अपनी यहां अन्ना। तो ऐसा विकल्प आपका सी से। निम्नलिखित कौन सा शहर कर्क रेखा से निकट है? जोधपुर, जोधपुर बना लीजिए। सही ढंग से मेल नहीं खाता है, गोविंद सागर। गोविंद सागर आपकी सतलज नदी पर नहीं है। गोविंद सागर, गुरु गोविंद सागर जो आपका है, ये आपकी सतलज नदी पर ही है, गोविंद सागर, है ना। कोलेरू झील कृष्ण नदी के तट पर, उकाई जलाशय तापी नदी पर, कूलर झील झेलम नदी पर है। यहां पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं, सभी यहां पर मेल है। तो ई से गोविंद सागर जो आपका है, ये आपके ब्यास नदी, किस नदी पर है माय डियर? ब्यास नदी, नहीं सतलज नदी, है ना। तो इस प्रकार से ये बात सब। निखिल कौन सी नदी उद्गम होता है अमरकंटक से? कौन सी नदी? दामोदर नदी क्या, महानदी का नर्मदा? नर्मदा नदी का जन्म आपके अमरकंटक से होता है, सतपुड़ा की। भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई नीचे दी गई नदियों को निम्नलिखित क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ सबसे उत्तर में कौन सी नदी है? श्योक नदी, सबसे उत्तर में श्योक, के बाद स्पीति, लाहौल स्पीति, फिर अपनी जास्कर श्रेणी, फिर अपनी सतलज। सही हो। इनमें सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन के कौन सी नदी करती है? सोन नदी, गंगा नदी, कोशी नदी, कोशी नदी। अब बिहार का शोक, इसीलिए बिहार का शोक कहते हैं।
बिहार का शोक कहते हैं। अपने मार्ग परिवर्तन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, ये सभी कहीं न कहीं हमारे इससे प्रभावित हैं, कोसी नदी से। तो इस प्रकार से ये बात ध्यान में रखें, ये सारी झीलें कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं, जिसके कारण ये बिहार के कहीं न कहीं आप लोग देखें विकास में नकारात्मक भूमिका इसी कारण से कि उसके 4-5 जिले सदैव हर साल बाढ़ की चपेट में रहते हैं। सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन ये प्राकृतिक चुनौतियाँ भी कहीं न कहीं उनके सामने समय अगर इस कोसी नदी में तटबंध बना दिया जाए, तो इस प्राकृतिक समस्या से निजात मिल जाएगी और जब इस प्राकृतिक समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, तो विकास की दिशा में बिहार है ना? ऐसा बात सभी को ध्यान निम्नलिखित में से कौन-सी कृषि पद्धति या पर्यावरण हितैषी है? हमारी कौन-सी जैविक खेती निश्चित तौर से है। स्थानांतरित कृषि पर्यावरण हितैषी नहीं है, क्योंकि करतल दहन कृषि पेड़-पौधों को काटना, खेती करना, फिर भागना, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचा काँच के घरों में पौधा उगाना, ये भी हमारे पर्यावरणीय जैसी नहीं है ये। अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती करना भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कहीं न कहीं ठीक है ना? इसको तो हमारा यहाँ पर कहीं न कहीं कौन-कौन सही हो जाएगा पर्यावरण हित जैविक खेती। 2 और 4 जिसमें है वो विकल्प अपना सही। बाकी ये अपने जो काँच के घरों में उगाना, ये नुकसानदेह है। स्थानांतरण खेती भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है हमारे पर्यावरण के लिए। ये हमारी कृषि पद्धति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जैविक खेती हमारी होना चाहिए। अच्छे क्वालिटी की अधिक उत्पादन वाले बीजों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि उत्पादन अधिक हो और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करना, है ना? तो ये बात है। कौन-सी नदी अरावली से निकल कर के खंभात की खाड़ी में गिरती है? अरावली से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। खूनी नदी, नेत्रावती, गोदावरी, साबरमती नदी आपके गो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और फिर आकर के खंभात की खाड़ी में क्या हो जाती है? अपना जल यहाँ गिरा दी। इस नदी को हम साबरमती नदी और फिर इसी के किनारे गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था, इसलिए कहा जा अहमदाबाद शहर रिवर फ्रंट पर है। इसीलिए कहा जाता है कि साबरमती का संत ने कर दिया कमाल बिना खड़गे बिना ढाल। ऐसा बात है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मिलान हिमनद से हुआ है? मिलान हिमनद से किस नदी का जन्म हुआ है? गंडक, कोसी, सरयू और रामगंगा। सरयू नदी। सरयू को घाघरा भी कहते हैं, शारदा भी कहते हैं। इसका जन्म मिलान हिमनद निम्नलिखित में कौन सी फसल रोपण कृषि का प्रकार नहीं है? चाय, कॉफी, गन्ना, केला। केला अपना रोपण कृषि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध। सिंध सिंध जहां होगा वहां कर काट दीजिए। कावेरी कट जाएगी। कावेरी, गोदावरी, माही रहेगा ये। माही की वजह से कट जाएगी। फिर अपनी गंगा, गोदावरी और
भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? डल झील। भारत की मृदु पानी की जम्मू कश्मीर। वूलर झील, डल झील शिकारा के लिए, वूलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील। राइट। निम्नलिखित में से करेवा किस खेती के लिए प्रसिद्ध? केसर की खेती। जम्मू कश्मीर में करेवा में का विकास, क्योंकि केसर की। हमारे क्षेत्र में लुप्त नदियां किस प्रदेश में आकर के बाहर आ जाती हैं? तराई क्षेत्र। हाबर खादर, बांगर खादर, तराई क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अपने प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ नीलगिरी की चोटी है, तोता बेटा, 2637 मीटर। और फिर अन्नामलाई पर्वत पर एक अनाई मुदी चोटी, अन्नाई मुदी चोटी है, 2697। ये कौन सी चोटी है? अनाई मुदी। टोडा बेटा नहीं हो, अनाई मुदी सबसे ऊंची चोटी 2695। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल बोखरचू के पास से है? पोखरचू के पास से कौन सी नदी? सतलज। निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, तौर से ऊंचे। अरावली की पहाड़ियां पश्चिम के किनारे पर पठार का मरुस्थल स्थित। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, ये सही है। यहां पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? एक, तीन, तीन। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सारी कथन। कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। सभी विद्यार्थी गण, काली मृदा, चरणोजम मृदा, रेगुर मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा, लावा मृदा, इसका इतना सारा नाम है। चरणोजम मृदा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर में कौन सा है? धूपगढ़ है। सभी विद्यार्थी गण, तो अपना धूपगढ़ है। 1332 मीटर ऊंचा धूपगढ़। अंडमान निकोबार किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का भाग है? अराकान योमा अराकान का भाग है, आपके हिमालय का ही भाग है ये। विश्व की सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग कौन? अटल सुरंग, जवाहर सुरंग, रानी सुरंग, बनिहाल, काजीकुंड सुरंग में से कोई भी नहीं। अटल सुरंग, अटल सुरंग है। 9.02 किलोमीटर। और फिर इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम लोग ये अपनी सुरंग, अटल सुरंग आल बेदर रोड के रूप में काम तो इस प्रकार से आज ना ही कुछ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर हाँ,